देखो इस विधि में जीव कोशिका के जीव कोशिका शरीर से एक छोटा सुधार निकलेगा, है ना। इसमें इस विधि में जीव कोशिका के शरीर से एक भार निकलता है, एक भार निकलता है जिसे बड कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? बड या मुकुल कहते हैं। जिसे बड या मुकुल कहते हैं या मुकुल कहते हैं। ठीक, बड या क्या कहेंगे? मुकुल कहते हैं। यह बड देखो, यह मुकुल समय के साथ ना बड़ा होता है या बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है और अंत में अपने जनक कोशिका से टूटकर अलग हो जाता है। टूटकर क्या जाए भाई? अलग हो जाता है। अलग होकर एक नया जीव बना लेता है। एक नई संरचना बना लेता। ठीक, इसमें कुछ नहीं है। इस वीडियो में जैसे हाइड्रा वगैरह में देखने को मिलेगा। हाइड्रा में ईस्ट में खास सबसे देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं, देखो यह ईस्ट है, ये ईस्ट का शरीर है, इसका जेनेटिक मटेरियल इस पर रहेगा। इस ईस्ट के शरीर में एक छोटा सा उभार निकलेगा। ठीक है, इसी ईस्ट के शरीर में एक छोटा सा क्या निकलता है? इस तरह से उभार निकलेगा ना, छोटा सा उभार निकलेगा। इस उभार को ही कहते हैं बड। पहले ईस्ट है तो ईस्ट के शरीर से एक छोटा सा क्या निकलेगा? उभार। और इसी उभार को हम लोग क्या कहते हैं? बड कहते हैं। और यह उभार क्या होता है? समय के साथ बढ़ेगा। समय के साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यार समझा, इस तरह से इंक्रीज करेगा और इसका जेनेटिक मटेरियल उसमें टूटकर जीवन में चला जाएगा। ठीक है, और यह उभार जब बढ़ता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये अपनी जनक कोशिका से टूट जाएगा। जनक कोशिका से टूट जाएगा और टूटकर अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और जब अलग होगा तो एक नया जीव का निर्माण करता है। ये टूट जाएगा, देखो इस तरह से ये यहाँ से टूट गया। टूट कर क्या करता है? एक नए जीव का निर्माण करेगा, एक नए ईस्ट का निर्माण करेगा ना। ईस्ट में हाइड्रा में देखने को खास तौर से मिलता है। बात समझ आएगा? तो बस इसमें इतना याद रखना है आपको। इस विधि में क्या होता है? जो जनक कोशिका होती है उसी के शरीर में छोटा सा उभार निकलेगा और वो उभार समय के साथ बढ़ेगा और बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है जब अपनी जनक कोशिका से टूटकर अलग हो जाएगा। अलग होकर नया जीव का निर्माण कर लेगा। इसी कहते हैं मुकुल या मुकुलन विधि। क्या कहते हैं? मुकुलन या बडिंग। समझ में आएगा ना कुछ केस में? चलो आगे, अब अगला विधि देखेंगे पुनरुद्भवन। क्या देखते हैं? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में यार रीजनरेशन कहते हैं ना, इसी कहेंगे रीजनरेशन। अब इसमें देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें बहुत ये भी एकदम सामान्य विधि है। कुछ जीवों में या कुछ पादप जंतुओं में इस विधियां पाई जाती है ना। इसके कारण क्या होता है? जो जीव का शरीर होगा, जीव का शरीर खंड में टूट जाएगा। क्या करेगा? खंडों में टूट जाएगा। अब प्रत्येक टूटा हुआ खंड, प्रत्येक टुकड़ा ही नया जीव का निर्माण करता है। इसमें बस इतना ही डायरेक्ट लिखिए, जीव का शरीर है ना, खंडों में टूट जाता है। टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा, याद रखना है, प्रत्येक टुकड़ा
प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव को जन्म देता है। प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव को जन्म देता है, जन्म देता है। एकदम सामान्य है, जन्म इसको पढ़ लेते हैं ना। देखो पुनरुत्पादन क्या होगा, जीव का शरीर जो होता है खंडों में टूट जाता है, प्रत्येक खंड एक नए जीव को जन्म देता है। टूट जाए, छत बिछत हो जाए, कुछ बोलो, टूट जाना, छत बिछत, या ऐसे बोल सकते हो कि प्रत्येक जीव का शरीर कई छत बिछत जाता है, प्रत्येक टुकड़ा जो होता है नए जीव को जन्म देता है। जैसे देखो ये मान लेते हैं प्लेनेरिया है, एक प्लेनेरिया मान के चलते हैं इसको। देखिए प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया क्या होता है, इस तरह से ठीक। तो इसका शरीर अगर इस खंडों में ऐसे टूट जाता है तो प्रत्येक जितना खंड टूटेगा, ये जैसे यहाँ टूट गया, ये यहाँ टूट गया, तो जितना खंड टूटेगा प्रत्येक खंड एक नए इसको जन्म देगा, नए प्लेनेरिया को जन्म देता है। समझ आ रहा है? मतलब जितना टुकड़ा बनेगा प्रत्येक टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया को जन्म देगा। तो इसीलिए इसको सीधा सीधा लिख देते हैं, जीव का शरीर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, नए जीव को जन्म देता है। ठीक, ये हो जाता है पुनरुत्भवन। क्या कहेंगे, पुनरुत्भवन। अब अगला ये बीजाणु जन्म, क्या होता है, बीजाणु जन्म। बीजाणु जन्म, अगला भी है बीजाणु जन्म, माने स्पोरुलेशन कहते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन किसे कहते हैं, ध्यान रखने वाली बात इसमें कि इसे बीजाणु जन्म, बीजाणु उत्पन्न करते हैं। तो बीजाणु या बीजाणु समाज जीवों का निर्माण होता है। तो याद रखना, कुछ जीव जैसे जीवाणु, कवक, अमीबा, ये सब जीवाणुओं में, कवकों में, पौधा में, मांस में, फल में, इन सब में देखने को मिलता है। ये कब बनती है, ये विपरीत परिस्थिति में बनती है। ठीक है, जैसे अगर हम राइजोपस की बात करें, इसकी राइजोपस, तो राइजोपस में बीजाणु एक विशिष्ट जो संरचना होती है जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। राइजोपस में कहाँ उत्पन्न होगी, बीजाणुधानी बनती है। और ये कब बनती है, विपरीत परिस्थिति में। जब जीवों के लिए विपरीत परिस्थिति आती है तब जो बीजाणुधानी होती है, जो बीजाणु होता है बीजाणुधानी के अंदर उत्पन्न होती है। बीजाणु कहाँ उत्पन्न होगी, बीजाणुधानी के अंदर। और इसी बीजाणुधानी के अंदर ये बीजाणु क्या होते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आता है ये बीजाणुधानी फट जाती है और सारे बीजाणु अलग हो जाते हैं। समझ आ गया, ठीक। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है कि विपरीत परिस्थितियां बनते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें लिख सकते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल कल बता दिए थे का प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु के चारों ओर एक बीजाणुधानी का निर्माण होता है, और बीजाणु कोशिका इसी बीजाणुधानी के अंदर, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, संख्या में वृद्धि करता है। और अनुकूल समय आने पर बीजाणुधानी फट जाती है। बीजाणुधानी या आवरण बोल सकते हो, बीजाणुधानी फट जाती है और सारे बीजाणु बाहर आकर अंकुरित होकर नए जीव को जन्म देता है।
वो जन्म देते हैं, जन्म देते हैं। बस इतना है लड़का। कुछ जैसे राइजोपस की बात करते हैं, राइजोपस में इस तरह से होता है। राइजोपस मतलब क्या, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो बीजाणु होते हैं अपने चारों तरफ जो बीजाणु होते हैं अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं, एक शिष्ट एक बीजाणुधानी का निर्माण करेंगे और उसी के अंदर जो बीजाणु कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका रहेगी और कोशिका रहेगी, बीजाणु चारों तरफ रहेगा, इसी के अंदर क्या रहेगी, बीजाणु कोशिका लेकर बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका, इसी के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका रहेगी और इसी के अंदर बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका अपनी संख्या में वृद्धि करेगी, विभाजन कर करके अपनी संख्या में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सारे बीजाणुधानी के अंदर रहेंगे और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगा सारे बीजाणु, ये बीजाणु बिल्कुल फट जाएगी या बीजाणुधानी फट जाएगी ना। और जैसे बीजाणुधानी फटेगी सारे बीजाणु क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, सारे बीजाणु बाहर निकले और बाहर आएगा, अंकुरित होगा, अंकुरित होकर नए नए बीजाणु को जन्म देता है, नए नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, तो याद रखना ये अनुकूल परिस्थिति आने पर फट जाती है, इसी को कहते हैं बीजाणु जन्म या स्पोरुलेशन का, क्या कहेंगे, स्पोरुलेशन। ठीक है, तो लिख देते हैं। चलिए तो नोट करना करो इसको। हाँ भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन बोल रहा है? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहले घटना देखते हैं। इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहले होने वाली घटनाएं देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत 3 प्रमुख घटनाएं होती हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट। तो 3 प्रमुख घटनाएं देखने को मिलेगी ना। तो पहले देखो कौन कौन घटनाएं देखने को मिलती है। ये घटना होती है पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट घटनाएं मतलब लैंगिक जन्म की घटनाएं इवेंट, लैंगिक जन्म की घटनाएं, लैंगिक जन्म की घटनाएं, ठीक है। लैंगिक जन्म घटना में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है, मतलब निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन माने निषेचन होते हैं, निषेचन। और लास्ट का है पास्ट फर्टिलाइजेशन, पास्ट फर्टिलाइजेशन, पास्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसे कहते हैं निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। किताब से पूर्व मतलब उसे समझ आ जाएगा। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना, निषेचन। तो निषेचन के पहले घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो निषेचन के पहले, निषेचन के पहले होने वाली घटना निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। और निषेचन नर मादा युग्म जब मिल जाता है, जयपुर बनता उस संरचना में पुरुषों कहते हैं निषेचन, मतलब नर मादा युग्म के मिलना निषेचन कहलाता है। और निषेचन के बाद होने वाली घटना निषेचन पश्च घटना कहलाती है। अब देखो निषेचन प्री फर्टिलाइजेशन में 2 घटनाएं आती है, घटना आती है 2 घटना। कौन बनाती है? पहला आता है गैमेटोजेनेसिस, पहला क्या आता है? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर आता है, गैमीट ट्रांसफर। ठीक, अब देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है हिंदी में युग्मक जनन। क्या कहेंगे? युग्मक जनन। इसे कहते हैं गैमीट ट्रांसफर, मतलब होता है युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। अब देखो जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है,
और मेल में जब होता है तो ये कहते हैं स्पर्मेटोजेन, मेल में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो मेल में आएगा तो उसमें होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल में होगा, फीमेल में क्या होता है, उसमें होता है oogenesis। क्या होता है, oogenesis है, माने इसकी कहते हैं शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, और इसकी कहते हैं अंडाणु जनन। हमारा एक प्रकार का शुक्राणु जनन। अब देखो परिभाषा एकदम आसान निकल जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो देखो जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन है। देखो पीछे जन्म लिखा गया है, आगे वाले का निर्माण होना बस बराबर है। शुक्राणु की निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन, ठीक है। इसी तरह जन्म यहाँ लगा है, अंडाणु को आगे लिखा गया है, आगे वाले का निर्माण, अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन, ठीक है। अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन। इसी तरह युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। मतलब जहाँ जहाँ पीछे जनन लिखा गया है, आगे वाले का निर्माण करा देना है, बस वो परिभाषा निकल के चला है। तो युग्मकों के बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कराती है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कराती है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडाणु, ठीक है। अब आता है निषेचन। अब थोड़ा इस संरचना के माध्यम से समझ देखो, अभी करूंगा मेल ये फीमेल होता है, तो ध्यान रखो जब मेल और फीमेल आएगा तो मेल में बनता है मेल गैमीट, मेल में क्या बनेगा, मेल गैमीट। या तो मेल गैमीट बन रहा है, मेल गैमीट, और ये बनेगा फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, तो जो मेल गैमीट है फीमेल गैमीट बन रहा है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे, मतलब ये इसमें युग्मक बनेगा, चाहे नर हो चाहे मादा, तो इसी को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये प्रक्रिया क्या होगी, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस माने युग्मक जनन। युग्मक जनन की आयु निश्चित होती है, जैसे पुरुषों में बात करें तब 14 वर्ष के बाद युग्मक बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। युग्मक बनने तो उसमें विवाह जब तक वहाँ तक तो आपका युग्मक निर्माण की प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। हालांकि पुरुषों में बनता ही रहता है हमेशा, ठीक है। अब देखिए जब अब फर्का पॉइंट अपने समझ गया, गैमेटोजेनेसिस से नर तथा मादा में युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस। अब फर्का काम होता है, अब देखो पुरुषों में क्या होता है, युग्मक बनने का नर युग्मक, तो जो मेल गैमीट होता है इसकी को हम लोग बोलते हैं स्पर्म के रूप में रहता है, किसके रूप में रहेगा, स्पर्म। अब महिला जो फीमेल गैमीट बनता है वो किसके रूप में रहता है भैया, ओवम के रूप में रहता है, किसके रूप में रहता है, ओवम के रूप में रहता है, अंडाणु के रूप में, ठीक। अब जब देखो शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा, तो जब शुक्राणु यहाँ से ट्रांसफर ना होगा जी, शुक्राणु यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होगा, तो जब ट्रांसफर हो रहा है इसी नहीं स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण, यह स्पर्म यहाँ आ गया और यह यहाँ, इसमें भी यह रहता है, इसमें भी यह रहता है, ठीक। तो यहाँ पर मिल जाएगा यह प्लस यह, क्या हो जाएगा 2n, है ना, ये भी ट्रांसफर हो रहा है 2n। आदि समासार करते हैं जाइगोट, क्या करते हैं, जाइगोट। तो देखो ये बन गया जाइगोट, इस अवस्था को कहते हैं गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर भैया। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव एरिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ले लाओ। देखो इस तरह से फीमेल पार्ट है, अब देखो फीमेल में क्या होता है, ओवा यहाँ करता है, भरने के बाद इसे बोलते हैं ओवरी, क्या बोलेंगे, ओवरी।
जब ओवरी में ओवा बन जाता है डाइसल्फाइड होगा, या ओवरी घूमते घूमते क्या करता है फैलोपियन ट्यूब में आता है। कहाँ आता है फैलोपियन ट्यूब, इसी को बोलते हैं एफटी। क्या बोलेंगे एफटी। अब जैसे जब एफटी में आ जाता है तो स्पर्म पापुलेशन के थ्रू क्या होता है यहाँ से प्रवेश करता है अंदर की, स्पर्म क्या होता है अंदर की तरफ प्रवेश करता है। जब स्पर्म अंदर की तरफ जाता है और दोनों जाकर क्या मिलते हैं यहाँ पर आकर मिल जाता है ओविडक्ट। स्पर्म और ओवा कहाँ मिलते हैं ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में आकर मिलते हैं। जब नर मादा युग्म मिल गया, देखो नर युग्म के स्थानांतरण के पुरुष युग्म क्या हो गया स्थानांतरण महिला बन नहीं हुआ, तो यहाँ से नर मादा युग्म क्या बन गए, तो नर और मादा युग्म दोनों फैलोपियन ट्यूब में आके मिल जाते हैं। तो उस अवस्था में जब मिलती है तो स्पर्म भी यंग कोशिका रहती है और मादा ओवम भी यंग कोशिका रहता है, और यंग यंग मिलकर क्या होता है 2 यंग मतलब जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है जाइगोट। यही जो इसे कहते हैं निषेचन फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जिस स्थान पर ध्यान दो, जिस स्थान पर जैसे सुन लो, जिस स्थान पर नर मादा युग्म से मिलता है उस स्थान पर निषेचन होता है ना, या नर मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन, या नर मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को क्या करते हैं निषेचन करते हैं। बात समझ में आएगी ना, नर मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहेंगे निषेचन। आया समझ में जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, तो नर मादा युग्म के लिए कहेंगे तो उसे कहेंगे निषेचन। अब देखो निषेचन के बाद क्या होता है, तो निषेचन के बाद की घटना को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। तो इसमें तो केवल क्या होता है नर तथा ध्यान रखिएगा नर तथा मादा, नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन करते हैं। क्या करते हैं भैया निषेचन करते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहेंगे निषेचन। तो यहाँ देखिए जब नर मादा युग्म मिल गया तो उसे करते हैं निषेचन। ठीक है, अब जब निषेचन, अब निषेचन की बाद की घटना निषेचन पश्च घटना कहलाती है। निषेचन की बाद घटना क्या कहलाती है निषेचन पश्च घटना। ठीक है, पहले कौन आता है घटना, ये एम्ब्रियोजेनेसिस आता है। एम्ब्रियोजेनेसिस माने भ्रूणोद्भव आता है, भ्रूणोद्भव आता है। भ्रूणोद्भव का मतलब क्या होता है भाई, भ्रूणोद्भव का मतलब यह जो भ्रूण बना है, यह भ्रूण बना है ना, यह भ्रूण जो होता है लगातार विभाजित होता है, भ्रूण के लगातार विभाजित होता रहता है, इसी को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूण के लगातार विभाजित होने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। तो यह जो भ्रूण जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा भ्रूण, भ्रूण अब भ्रूण लगातार विभाजित होकर नया संतान बनता है। क्या बनता है नया संतान। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन पश्च घटना में आती है। बात समझ में इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि निषेचन कैसे कैसे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आया क्या, तो एकदम सिंपल है। पूछा जाएगा कि निषेचन घटना है, निषेचन लैंगिक जन्म कितनी घटना है, कितनी घटना 3, कितनी घटना 3। पहली घटना होती है प्री फर्टिलाइजेशन निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले की घटना निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। ठीक, दूसरी फर्टिलाइजेशन, नर मादा युग्म मिलने की प्रक्रिया को निषेचन करते हैं और वो फर्टिलाइजेशन इवेंट होती है। तो आप चाहो तो यहाँ स्कूल में इवेंट लगा दीजिए। इवेंट का मतलब होता है घटनाएं, क्या होता है घटना। ठीक है, क्या होता है घटना। तीसरा होता है पास्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद होने वाली घटना पास्ट फर्टिलाइजेशन करती है। अब निषेचन पूर्व घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रारंभिक अवस्था में पुरुषों में स्पर्म और महिला में ओवा का निर्माण होता रहता है। तो पुरुषों में स्पर्म और महिला में ओवा का निर्माण की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इसीलिए आप क्या गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार के युग्मक के निर्माण 2 प्रकार, एक पुरुष में होगा तो स्पर्म बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, और महिला में होगा तो क्या बनेगा ओवा। ओवा बने की प्रक्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। तो इनमें स्पर्म बनेगा, इसमें क्या बनेगा शुक्राणु ये द्वारा स्पर्म बनेगा। क्या बनेंगे भाई स्पर्म माने हिंदी में कहते हैं शुक्राणु बनता है। और महिला में क्या बनता है ओवा, ओवा मतलब अंडाणु बनता है, अंडाणु बनेगा। ठीक है, अब यही जब शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद निषेचन के बाद की घटना निषेचन पश्च घटना। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया।